श्री राधे राधे। सभी श्रोताओं व सभी प्रिय विद्यार्थियों का मैं विपिन वर्मा एस्ट्रो वास्तु शुभम चैनल व पेज पर स्वागत करता हूं। सभी को राधे राधे, नमस्कार। आज की हेडिंग 23 नंबर, कोणात्मक भूखंड। कोणात्मक भूखंड डैश। इस प्रकार का भूखंड हर प्रकार से अशुभ भूखंड में प्रमाणित हुआ है। इस भूखंड में रहने वाले पति पत्नी के बीच में वैमनस्यता का भाव जागृत रहता है और वे कभी भी एक दूसरे का आदर नहीं करते। वह एक दूसरे से चिढ़े रहते हैं और यही ऊर्जा उनके बीच झगड़ों का पर्याय बनकर सामने आते हैं। इस भूखंड के नुकीले किनारे नकारात्मक ऊर्जाओं का सृजन व संचय पति पत्नी को झगड़ालू बनाती है और आपस में झगड़े अंतहीन होते ही रहते हैं। अतः भवन बनाने हेतु इस प्रकार के भूखंड का चयन करना सर्वथा निषेध है। अगली हेडिंग 24, कैप्सूल के आकार का भूखंड। भूखंड जो एक कैप्सूल के आकार का होता है, यह भूखंड मिश्रित प्रकार के रूप में फलकारी होता है। जो भी ऐसे भूखंडों में निवास करते हैं वे प्रायः उदासीन स्वभाव वाले होते हैं और आमतौर पर वह जीवटता से काफ़ी दूर व आलस्य के काफ़ी करीब चले जाते हैं। उनको नए सृजन का विचार, कार्य करने की उत्सुकता नहीं होती और असफलता उनको सदैव घेरे रहती है। असफलता मिलने से वे और भी ज़्यादा उदासीन हो जाते हैं। ऐसे भूखंडों का क्रय नहीं करना चाहिए। हेडिंग नंबर 25, द्विसकटाकार भूखंड। द्विसकटाकार भूखंड वह भूखंड कहलाता है जिसका आकार दो
रथों के आकार जैसा होता है। इस भूखंड को भी अशुभ माना जाना समझा गया है, क्योंकि यह भूखंड ग्रह स्वामी को रोगों द्वारा कष्ट देता है। रोग व्यक्ति को कष्ट देते हैं और शारीरिक पीड़ा होती है, अतः इसे निर्धनता का जन्म होता है। अतः इससे निर्धनता का जन्म होता है। अतएव ऐसे भूखंड पर भूखमरी भी आती है तथा ऐसे भूखंड को निवास हेतु चयनित नहीं करना चाहिए और इससे बचना ही चाहिए। अगली हेडिंग 26, नालाकार डैश नलाकार भूखंड डैश। इसमें दो चीज़ें हैं। नालाकार मतलब नाला जो बहता है वैसा नालाकार, या नलाकार नल के जैसा। वैसे तो यह प्लॉट भी आयताकार होता है, लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई की तुलना में 2 गुने से भी ज़्यादा का अंतर होता है। अतएव इसका अधिक लंबा होना हर प्रकार से अशुभ प्रकार के प्रभाव जीवन पर डालता है। इस प्रकार के भूखंड में क्लेश आदि की परिस्थितियां सरलता से ही उत्पन्न हो जाती हैं। अतः नलाकार भूखंड के वास्तु दोषों को दूर करवा कर ही निवास किया जाना चाहिए। यही हर प्रकार से शुभ है। अगली हेडिंग 27, मूसलाकार भूखंड। मूसल होता है, ओखली जो पढ़ते हैं ना, ओ से ओखली, ओलम में वो ओखली लकड़ी की होती है और उसमें एक डंडा होता है जिससे कुटाई करते हैं, उसको मूसल कहते हैं। मूसलाकार भूखंड डैश। मूसलाकार भूखंड एक तरफ से गोल और आगे चलकर लंबाई लिए होता है। अतः यह भी अशुभ भूखंड है। अतः यह भी अशुभ भूखंड है। इसके अशुभ प्रभावों में धन संबंधी परेशानियां और बीमारी के साथ हताशा शामिल है। इसलिए इस
प्रकार के भूखंड को कभी भी आवासीय स्थल के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। वास्तु द्वारा इसे ठीक अवश्य किया जा सकता है। वास्तु अनुरूप नक्शा तैयार करके इस पर भूखंड का निर्माण किया जा सकता है। अगली हेडिंग 28 सिंह मुखाकार भूखंड। पहले आपने शेरमुखी भूखंड पढ़ा है, अब ये सिंह मुखाकार भूखंड डैश। सिंह मुखाकार भूखंड के प्रभाव मिले जुले रहते हैं। इस भूखंड की पहचान यह है कि यह सामने ज़्यादा व पीछे से कम लंबा होता है। इस प्रकार के भूखंड से संचालित की जाने वाली व्यापारिक गतिविधियां बहुत हद तक सफलता हासिल करती हैं। ऐसे भूखंड के अशुभ प्रभावों के परिणाम स्वरूप निवासियों को अस्वस्थ होना देखा गया है। इसलिए इस भूखंड का उपयोग सिर्फ व्यापारिक गतिविधियों हेतु ही किया जाना चाहिए। हेडिंग नंबर 29 अंग्रेजी के एच आकार वाला भूखंड। अंग्रेजी का जो अक्षर होता है उसे एच के आकार वाला यहाँ पर भूखंड लिया गया है। तो हेडिंग लिखनी है 29 अंग्रेजी के एच आकार वाला भूखंड। इस अंग्रेजी के आकार वाला भूखंड आसानी से कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, पर सभी वास्तुविदों को परीक्षण करने पर यह हर प्रकार से अशुभ प्रकार वाला ही पाया गया है। भूखंड स्वामी को हर प्रकार से एच आकार वाले भूखंड को चयन करने से बचना चाहिए। अशुभता तो अशुभता ही होती है, उसको किसी प्रकार शुभता वाला बनाना एक कठिन प्रक्रिया है। भूखंड में आकार अनुसार अधिक भूमि होने पर इसको भी सही किया जा सकता है, पर फल शुभ रहे यह निश्चित नहीं है। ब्रीफिंग कर लेते हैं। काकमुखी भूखंड के बाद हम कोणात्मक भूखंड, कैप्सूल के आकार का भूखंड, द्विसट्टाकार भूखंड, नालाकार भूखंड, मूसलाकार भूखंड, सिंह मुखाकार भूखंड
और अंग्रेजी के एच आकार वाला भूखंड तक आ गए हैं। तो यहाँ पर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 7 हेडिंग कवर करनी है, तो ब्रीफिंग में थोड़ा समय लगेगा। पहले लेते हैं 23 कोणात्मक भूखंड। इस प्रकार का भूखंड हर प्रकार से अशुभ भूखंड प्रमाणित होता है। अब जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये लगेगा कि अशुभ भूखंड है, अशुभ भूखंड है, अशुभ भूखंड है, यही चर्चा सुनने में आ रही है। अशुभ जब भूखंड है तो पढ़ा ही क्यों रहे हैं? अशुभ भूखंड को क्यों पढ़ना? पर आप जान लीजिए कि जब भी डॉक्टरी की पढ़ाई कराई जाती है तो डॉक्टर साहब कह रहे थे उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता है जिससे मरीज को गलती से कष्ट हो सकता है। अगर वो गलती को नहीं पढ़ाया जाएगा तो वो गलती से गलती हो जाएगी, और गलती से अगर गलत काम हो गया तो मरीज की जान भी जा सकती है। ऐसे ही सभी निगेटिव प्लॉट्स जो अशुभ प्लॉट है उनके बारे में पढ़ाया जा रहा है। शुभ प्लॉट तो आप ट्रीट भी कर सकते हो, पर अशुभ प्लॉट कई बार ट्रीट भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि उनको आपको काम ही नहीं लेना है। आपको कैसे पता चलेगा कि हमें इस प्लॉट का काम लेना है कि नहीं, इस मकान का काम लेना है कि नहीं, इस प्रोजेक्ट को हाथ में लेना है कि नहीं? आप प्लॉट देख के ही समझ जाएंगे कि हमको इस प्लॉट पर भवन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना है, तो आप मना कर सकते हैं। इसके लिए आपको पढ़ना आवश्यक है। चलिए ख़त्म करते हैं। कोणात्मक भूखंड। इस प्रकार का भूखंड हर प्रकार से अशुभ भूखंड प्रमाणित होता है। इस भूखंड पर रहने वाले पति पत्नी के बीच में वैमनस्यता का भाव जागृत रहता है। वह एक दूसरे से जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उनको एक दूसरे के रवैये पसंद नहीं आते, उनका व्यवहार, बातचीत करने का स्टाइल, भाव भंगिमा, बहुत कुछ है जो पसंद नहीं आता, और वे कभी भी एक दूसरे का आदर नहीं कर पाते। हो सकता है पति हस्बैंड के साथ पत्नी के हिसाब से कम कमाता हो, देखने में अच्छा ना हो, या पति के हिसाब से पत्नी देखने में अच्छी ना हो, कम पढ़ी लिखी हो, या बातचीत करने का तरीका सलीका नहीं हो, या वो अपने ही डर्रे पे चलने जैसी हो। तो ऐसे एक दूसरे को देखकर चिढ़े रहने वाले जो पति पत्नी हैं वो इस मकान में रहने के अंदर हो जाते हैं। वैसे वो पति पत्नी बुरे नहीं होते, पर इस मकान में अगर रहेंगे तो ये आदत उनमें आ जाएगी। यही ऊर्जा उनके बीच झगड़ों का पर्याय बनकर सामने आती है। इस भूखंड के नुकीले किनारे नकारात्मक ऊर्जाओं का सृजन व संचय पति पत्नी को झगड़ालू बनाती है। आपस में झगड़े अंतहीन होते ही रहते हैं, तो इनसे बचना चाहिए। ठीक है। अगली हेडिंग, कैप्सूल के आकार का भूखंड। कैप्सूल तो आप लोगों ने देखा है ना, दवाई खाइए। कैप्सूल के आकार का भूखंड, यह भूखंड मिश्रित प्रकार के रूप में फलकारी होता है। जो भी ऐसे भूखंडों में निवास करते हैं वे प्रायः उदासीन स्वभाव वाले हो जाते हैं। देखिए, जब कोण नहीं है ना तो आपका विचार करने का कोण भी कोण नहीं है। आपका एक एंगल होता है ना हर चीज़ को सोचने का कि ये ऐसे, वो वैसे, वो वैसे। अब इसमें कोई एंगल ही नहीं बचा, गोलाकार जैसी आकृति दोनों साइड हो गई। प्रायः उदासीन स्वभाव वाले होते हैं लोग। आमतौर पर वह जीवटता से काफ़ी दूर होते हैं, उनको जीवन जीने में बहुत मज़ा नहीं आता, वो आलस्य के करीब रहते हैं, और टाइम कट रहा होता है तो वो उसको काटना ही ठीक समझते हैं। उनको नए सृजन का विचार कार्य करने की उत्सुकता नहीं आती। कुछ भी नया बनाना, कुछ भी एनर्जेटिक काम करना, किसी भी टफ
कंपटीशन को क्वालिफाई करने जैसी जो उत्सुकता होती है, जो जीवटता होती है, वो उनमें नहीं रहती। असफलता उनको घेरे रहती। जब अब वो काम ही नहीं करेंगे, वो प्रयास नहीं करेंगे, तो ये होगा भी नहीं। असफलता मिलने से, अब असफलता मिलेगी तो मिलने से वे और भी ज़्यादा उदासीन हो जाते हैं। ऐसे भूखंडों का क्रय नहीं करना चाहिए। जहाँ पर आपकी मति डिसीजन लेने के लिए ही सर्वथा सर्व प्रकार से उचित नहीं फील कर रही है, वहाँ पर आप जीवन को अच्छे से कैसे जी सकते हैं। अगली हेडिंग 25 नंबर, द्विसक्टाकार भूखंड। वह भूखंड कहलाता है जिसका आकार दो रथों के आकार जैसा होता है। अब एक रथ कैसा होता है? एक चौकोर सा एक प्लेटफॉर्म होता है जिसपे तीन तरफ से लकड़ी से दीवार जैसी बनाते हैं, थोड़ी ऊंची, 2 मतलब फीट की, 2-2.5 फीट की, और उसी से 4 बांस ऊपर जाते हैं, 4 लकड़ी के पाए ऊपर जाते हैं और एक छत रख जाती है। उसी में 2 डंडे बीच सेंटर से आगे निकल के जाते हैं, जिसमें घोड़े नाथ दिए जाते हैं और वो उनको खींचता है। एक रथ ऐसा ही है, इसी के ठीक अपोजिट दूसरा दूसरी दिशा, एक राइट में एक लेफ्ट में जा रहा है, मान लीजिए, उनको मिला के खड़ा कर दें। तो ऐसा ये द्विसक्टाकार भूखंड जो है, इस भूखंड को भी अशुभ माना गया है, क्योंकि यह भूखंड गृह स्वामी को रोगों द्वारा कष्ट देता है। कुछ भी फिक्स नहीं है, रोग आते रहेंगे, रोग आते रहेंगे, रोग आएंगे तो कष्ट होगा, पैसा, बहुत सारा पैसा खर्च होगा, और उस पैसे के खर्च होने से हो सकता है आमदनी का जरिया भी बंद हो जाए। तो वो रोग से आने वाले जितने भी कष्ट हैं, वो आपको और भी बड़े बड़े कष्ट लगेंगे। शारीरिक पीड़ा तो होती ही रहेगी, अतः इससे निर्धनता का जन्म होगा। हॉस्पिटल का कब तक खर्चा आदमी झेलेगा? तो ऐसे में अभी तो इंश्योरेंस पॉलिसियाँ आ गई हैं, तो आप अगर सही तरीके से निवेश करते हैं तो शायद आपको उतना भारी वो समय ना लगे, पर वो समय पर राय देने वाला भी कोई होना चाहिए। अतः ऐसे भूखंड पर भुखमरी भी आती है। जब पैसे की कमी हो जाएगी, निर्धनता हो जाएगी, तो भुखमरी भी आएगी ही आएगी। ऐसे भूखंड को निवास हेतु चयनित नहीं करना चाहिए और इससे बचना चाहिए। तो यहाँ पर आप समझिए कि आप वास्तु कंसल्टेंट होकर कोई रेमेडी भी नहीं कर सकते, और करनी है तो उसके पास पैसे होने चाहिए कि वो रेमेडी कराने में जो खर्चे होने वाले हैं, उन खर्चों को कर सके। इसके लिए भाग्य मजबूत होना चाहिए, प्रारब्ध अच्छा होना चाहिए, कर्म अच्छे होने चाहिए, मानसिकता अच्छी होनी चाहिए। अगली हेडिंग 26 नंबर, नलाकार भूखंड। वैसे तो यह प्लॉट भी आयताकार होता है, लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई की तुलना में 2 गुने से भी ज़्यादा होती है। अतएव इसका अधिक लंबा होना हर प्रकार से अशुभ प्रकार के प्रभाव डालता है। इस प्रकार के भूखंड में क्लेश आदि की परिस्थितियां सरलता से ही उत्पन्न हो जाती हैं। किसी के बारे में दुर्भावना यदि आपके मन में आ जाए और वहाँ पर कोई आपको ऐसा शख्स ना मिले जो आपके विचार की जो स्थिति है उसको चेंज करे, तो आप उसी स्थिति में बने रहते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ अगर सड़ने लगे, तो सड़ने पर जो उसकी गंध है वो और भयंकर और ज़्यादा होती जाती है। तो क्लेश किसी के लिए दिमाग में आ जाए या कोई सामने से क्लेश करने वाला मिल जाए, तो क्लेश जो है वो आपको एक इरिटेशन देता है, आपको लगातार एक विचार, निगेटिव थॉट देता है और आप उसमें फंस जाते हैं या आप उसमें जकड़ जाते हैं, तो फिर आप सुकून से जीवन नहीं जी सकते। अतः नलाकार भूखंड के वास्तु दोषों को दूर ही करवाना ठीक है।
दूर करवा कर ही निवास किया जाना चाहिए। एक पॉडकास्ट मैंने शूट हुआ था हमारा इंटरव्यू, और उसमें हमने कहा था कि एक लड़की जब बहू बन के किसी घर जाती है तो वहाँ का वास्तु बहुत ही उत्तम होना चाहिए। अब मान लीजिए कि उसके घर में वो जहाँ रहती थी वहाँ पर बहुत ही शांत वातावरण था, पर वो शादी होने के बाद वो ससुराल में जिस जगह आती है वहाँ बगल में कारखाना है और उस कारखाने से लगातार आवाज़ें आती रहती हैं, तो वो माहौल उस बहू के लिए, उस लड़की के लिए, उस बच्ची के लिए कष्ट वाला हो जाएगा। आदत हो जाएगी पर समय लगेगा। जो भीतरी मोहल्लों में लोग रहते हैं, भीतरी कॉलोनियों में लोग रहते हैं, रोड पर जिनके मकान होते हैं, रोड के किनारे जिनके मकान होते हैं, उनको अगर रोड के किनारे वालों मकान में लिटा दिया जाए तो उनको लगेगा कि जो गाड़ियाँ निकल रही हैं वो उनके बगल से निकल के जा रही हैं, उनके ऊपर से निकल के जा रही हैं, है ना, ऐसा प्रतीत होगा। तो ऐसे ही रेलवे लाइन के किनारे से जो लोग मकान बना लेते हैं और वहाँ रहते हैं, तो जब भी ट्रेन गुजरती है शोर होता है उस शोर से, तो जिसके यहाँ नहीं होता है उसको उस जगह पे आके थोड़ी देर के लिए तो रोमांच फील होगा कि आहा ट्रेन आई, पर जब वो सोना चाहे, सिर में दर्द हो, बीमार हो, उस समय पे ट्रेन आए, सीटी बजाए, तो वो हरकत उसके लिए कष्ट वाली हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थितियाँ सरलता से ही इस प्लॉट में निगेटिव परिस्थितियाँ कहना चाहिए उत्पन्न हो जाती हैं। अतः नलाकार भूखंड के वास्तु दोषों को ही दूर करवा कर ही उसमें रहना चाहिए। हेडिंग नंबर 27, मूसलाकार भूखंड। मूसल का हमने आकार आपको बताया था, तो मूसलाकार भूखंड एक तरफ से गोल और आगे चलकर लंबाई लिए होता है। ऐसे प्लॉट को कुछ लोग ट्रेन का डिब्बा भी कहते हैं। यह भी अशुभ भूखंड है। इसके अशुभ प्रभावों में धन संबंधी परेशानियां और बीमारी के साथ हताशा शामिल है। देखिए, सब प्रकार से सभी प्लॉटों में लगभग मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी, आर्थिक परेशानियां और इन चीज़ों से जुड़े हुए कष्ट, यही कुछ चीज़ें हैं जो हर मकान में आती हैं, घूम घूम के अलग अलग प्रकार से सामने आती हैं। असल बात समझ के चलनी चाहिए कि जीवन को, सुखी जीवन को जीना है, सुख से जीवन जीना है। जीवन में हर प्रकार के सुख, सौंदर्य, हर प्रकार की संपन्नता चाहिए। बहुत बार हम ऐसी चीज़ जो हमारे बजट में आ रही होती है, मैं प्रॉपर्टी का काम अभी तक करता हूँ और वास्तु की भी पढ़ाई की, तो दोनों चीज़ों को रिलेट कर पाता हूँ, तो समझ में आता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो पार्टी है उसके पास जितना बजट है वो उस बजट में अच्छी चीज़, बहुत अच्छी चीज़ लेना चाह रहा होता है। 20 लाख का प्लॉट 10 लाख में तो नहीं मिलेगा, 15 में नहीं मिलेगा, 17-18 में नहीं मिलेगा, 19 में हो सकता मिल जाए। अब 10 लाख जिसका बजट है वो 20 लाख की चीज़ देखे तो गलत बात है। 11-12 लाख रुपए की देखना चाहिए, हो सकता मिल जाए, है। अब ऐसे में क्या होता है, जो अपने पास में पैसा है उस पैसे में हमको एक कटी हुई भूमि का प्लॉट मिल रहा है, एक ऐसा प्लॉट मिल रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई कोणीय नहीं है वास्तु के हिसाब से। उसको वास्तु की जानकारी भी नहीं है, उसको लगता है कि इतना एरिया मिल रहा है, मकान बन जाएगा, कमरे बन जाएंगे, एक तरफ गैलरी कर देंगे, छोटा आंगन हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया है, ले लेते हैं। वो ले लेता है और फिर उसको आगे का जो प्रारब्ध है उसके हिसाब से वो प्लॉट मिलता है, मकान बना के रहना शुरू करता है, फिर उसको उससे जनित जितने कष्ट हैं वो भी मिलते हैं। तो जब भी प्लॉट खरीदें तो बीच में एक ब्रोकर ज़रूर रखें। ब्रोकर अपना पैसा लेता है पर वो आपको
आपके बजट की बेस्ट आइटम दिलाता है। मैं ब्रोकर था, कमीशन से ही मेरा घर चलता था, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी प्लॉट खरीदने वाले को आके मेरे सामने ये कहना पड़ा हो कि डील गलत हुई, है ना। सब अपना प्लॉट पाकर खुश हैं, तो उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। तो इसलिए इस प्रकार के भूखंड को, जो मूसलाकार भूखंड है, उसको कभी भी आवासीय स्थल के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। वास्तु द्वारा इसे ठीक अवश्य किया जा सकता है। अगली हेडिंग लेंगे 28, सिंह मुखाकार भूखंड। शेरमुखी आप पढ़ चुके हैं। सिंह मुखाकार भूखंड के प्रभाव मिले जुले रहते हैं। इस भूखंड की पहचान यह है कि यह सामने से ज़्यादा व पीछे से कम लंबा होता है। इस प्रकार के भूखंड से संचालित की जाने वाली व्यापारिक गतिविधियां बहुत हद तक सफलता हासिल करती हैं। जितनी भी व्यापारिक वाणिज्यिक गतिविधियां हैं वो शेरमुखी प्लॉट से भी कर सकते हैं, सिंहमुखी प्लॉट से भी कर सकते हैं। ऐसे भूखंड के अशुभ प्रभावों के परिणाम स्वरूप निवासियों को अस्वस्थ होना देखा गया है। यदि आप यहाँ पर घर बना के रहेंगे तो आप अस्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए इस भूखंड का उपयोग सिर्फ व्यापारिक गतिविधियों हेतु ही किया जाना चाहिए, है। अगली और आज की लास्ट हेडिंग, अंग्रेजी के एच आकार वाला भूखंड। इस अंग्रेजी के आकार वाला भूखंड आसानी से कष्टों कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, पर सभी वास्तुविदों को परीक्षण करने पर यह प्रकार भी हर प्रकार से अशुभ प्रकार वाला ही पाया गया है। भूखंड स्वामी को हर प्रकार से एच आकार वाले भूखंड को चयन करने से बचना चाहिए। मैं बात करूं 2007-8 के आसपास की, तो अपने फादर का मैं ट्रीटमेंट कराने एम्स गया था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली। तो वहाँ पर अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल के पास में ही एक एच मार्केट था। जो दवा मुझे एम्स मार्केट में लेने जाना होता था, या कई बार अपोलो के आसपास से जो चीज़ नहीं मिलता था, मैं एच मार्केट में जाके देखता था। तो वहाँ पर जो मेडिसिन की शॉप्स थी, वहाँ पर वो मेडिसिन मिल जाती थी। तो एच मार्केट बहुत दिमाग में रहा। मतलब व्यावसायिक गतिविधि उस प्लॉट पर अच्छे से हो रही थी कि जो चीज़ हमें आसपास के मार्केट में नहीं मिल पा रही थी, वो मेडिसिन एच मार्केट में जो मेडिसिन की शॉप थी उस पर मिल जा रही थी। मतलब वो सप्लाई दे पा रहे थे क्योंकि उनके पास डिमांड थी। भूखंड स्वामी को हर प्रकार से एच आकार वाले भूखंड का चयन करने से बचना चाहिए। अशुभता तो अशुभता ही होती है, उसको किसी भी प्रकार से शुभता वाला बनाना एक कठिन प्रक्रिया है। भूखंड में आकार अनुसार अधिक भूमि होने पर इसको भी सही किया जा सकता है, पर फल शुभ रहे यह निश्चित नहीं है। देखिए, एच आकार में मान लीजिए बीच की जो रेखा दो लाइनों को जो जोड़ रही है वो चौड़ी हो जाए, बाकी पतला पतला रहे, तो भी मज़ा नहीं देगा। दो बड़े बड़े प्लॉट हो, उनके बीच में एक चौड़ी सी रेखा हो, तो वास्तु के अनुसार उसको मेटल की पत्ती वगैरह डाल के काट के यूज किया जा सकता है, पर वो बहुत ही एक टेक्निकल कठिन प्रक्रिया है। आप उसमें खुश रहेंगे, इसके लिए वास्तुविद को बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। और लास्ट में होता ये है कि आदमी कह देता है कि मज़ा नहीं आया, तो वो मज़ा जो है वो सज़ा बन जाती है। तो ऐसी सज़ा ना बने, इसके लिए ध्यान रखें कि एच आकार वाला भूखंड यदि कोई सजेस्ट करे तो क्रय ना करें। आज हमने 29
हेडिंग 29 हेडिंग्स पूरी कर ली हैं और अब 6 हेडिंग बाकी हैं। 6 हेडिंग और पढ़ेंगे और फिर हम प्लॉट के प्रकार अगले एपिसोड में पढ़ के समाप्त कर देंगे। फिर हम पढ़ेंगे जियोपैथी स्ट्रेस, फिर पढ़ेंगे जोन्स, और जोन पढ़ने के बाद हम डायरेक्ट आप लोगों के प्लॉट्स को, मैप को पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे आपके प्लॉट्स को ठीक किया जा सकता है वास्तु के हिसाब से। ठीक है ना? चलिए, वास्तु की पढ़ाई को गतिमान रखा जा रहा है एस्ट्रो वास्तु शुभम फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। आप लोग अपने घर की समस्याओं को, अपने घर के वास्तु को इन एपिसोड्स को सुन के मैच करिए। यदि आपके जीवन में ऐसी ही समस्याएं हैं और आप चाहते हैं कि वो ठीक हो सकें, तो आप संपर्क कर सकते हैं।